हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि हम CGPSC प्री 2024 के MCQs डिस्कस कर रहे थे। कल हमारी फर्स्ट क्लास थी, आज ये हमारी सेकंड क्लास है। इट इज़ आवर क्लास सेकंड। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो कल हमने डिस्कस कर लिए थे ये चार्ट हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चंस कल हमने डिस्कस किए थे। आज इसके आगे के डिस्कस करते हैं हम। ये हमारा कल लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ तक हमने कर लिया। तो आज का क्वेश्चन है हमारा 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से शब्द है। जो चार्टर एक्ट चल रहे थे 1773 से, जो चार्टर एक्ट स्टार्ट हुए थे, हर 20 सालों में ब्रिटिश पार्लियामेंट पारित करती थी। ठीक है, तो उसमें से कौन सा से सही है। तो फर्स्ट है 1853 का जो अधिनियम है चार्टर एक्टों में से अंतिम था और इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। फिर दूसरा है, इसने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को मिला दिया। ठीक है, तो देखो जो पहला है कि 1853 का जो अधिनियम था चार्टर एक्टों में से अंतिम था। ये तो इतना फेस है, ये तो सही है कि एक चार्टर जो एक्ट थे उनमें से अंतिम था, क्योंकि इसके बाद जो नया अधिनियम आया वो 1857 का, सॉरी 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम, जिसमें पूरा सत्ता का जो हस्तांतरण था वो क्राउन को हो गया था, ब्रिटिश के राजा को। ठीक है, या महारानी को हुआ थी, तो उसको ट्रांसफर हो गई थी पूरी पावर। तो अंतिम था और इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ये यहाँ तक गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल बना था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये हुआ था। और भारत का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल हुए। ठीक है, 1833 में। तो ये पहला तो गलत हो गया आपको। दूसरा, इसने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को मिला दिया। तो देखो, इसने परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को मिलाया नहीं, बल्कि अलग किया था 1853 के। ठीक है, जो अभी तक मिक्स थे उनको इन्होंने अलग किया 1853 से। तो सेकंड भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से शब्द है। इसने 1909 के मॉडर्नो मिंटो सुधारों द्वारा की गई जो द्वैध शासन व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया और इसने देश में प्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए। देखो, 1909 में तो कोई भी द्वैध शासन व्यवस्था आई नहीं थी। जो द्वैध शासन व्यवस्था थी हमने पिछली क्लास में भी देखा था, वो 1919 में आई थी, जिसे हमने डायर की भी बोला था। ठीक है, क्योंकि प्रांतों और केंद्र में आई थी। और देश में प्रत्यक्ष चुनाव शुरू की, बिल्कुल फर्स्ट टाइम प्रत्यक्ष चुनाव 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इसको बोला गया, और जो 1909 है उसको मॉन्टेमिंटो सुधार बोला गया। तो पहला आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो पहला तो होगा नहीं, आएगा ओनली सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अब निम्नलिखित को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है क्रिप्स मिशन, सेकंड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, थर्ड साइमन कमीशन, फोर्थ मॉर्ले मिंटो सुधार। देखिए क्या होगा आप। तो देखो, ये जो क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन जो आया था भारत में 1942 में आया था। ठीक है, साइमन कमीशन 1927 में आया था। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है हमने अभी देखा 1919 में आया था, और मॉर्ले मिंटो द रिफॉर्म वो 1909 में आया था। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं, सबसे पहले मॉर्ले मिंटो सुधार आया था। देख लेते हैं हम अभी। ठीक है,
तो उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है हमें। ठीक है, सबसे पहले मॉर्ले मिंटो सुधार 4, फिर सेकंड आएगा, फिर आएगा थर्ड, और ये फिर आएगा फर्स्ट। तो आंसर आएगा बी। ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना जो हुई 1926 में सिविल सेवाओं पर जो ली आयोग था, ली आयोग की सिफारिश पर की गई थी। ओके। सेकंड है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो जो पहला है, 1926 में भारत में श्रेष्ठ सिविल सेवाओं पर ली आयोग की सिफारिश की गई, तो ये बिल्कुल सही है। जो 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था, जैसे हमने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोला था, तो उसमें इसका प्रावधान किया गया था। ठीक है, सिविल सेवा का। बाकी बाद में आगे जाके 1926 में ली आयोग बनाया गया और उसकी तर्ज पर सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो पहला सही है। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, जी बिल्कुल, प्रांतीय और दोनों स्तरों पर, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ संघीय सिविल सेवा चलती थी। ठीक है, संघीय सिविल सेवा, प्रांत में कोई सिविल सेवा नहीं थी। लेकिन 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, इस सरकार नहीं है, ये भारत शासन अधिनियम है। ठीक है, जो 1935 आया था उसमें दोनों स्तरों पर लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो इसमें ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ये क्वेश्चन कुछ गलत हो गया है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, सीजीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन काफी एक बार पूछे गए हैं, जिसमें अभिकथन और कारण आर ये पूछा गया है कि स्पष्टीकरण है कि नहीं, तो आप लिखिए। तो पहला कथन है, अभिकथन है कि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत के बावजूद, तो प्रांतीय स्वायत्तता थी, उसके बावजूद भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक निश्चित क्षेत्रों में प्रांतों पर जो केंद्र सरकार का नियंत्रण था वो बरकरार रखा। ठीक है, अब कारण, इसका कारण क्या है, क्यों रखा? क्योंकि गवर्नर को कुछ मामलों में अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता थी, जिसके लिए उसे मंत्री परिषद की सलाह के बिना गवर्नर जनरल के नियंत्रण और निर्देशों के तहत कार्य करना था। अब हमें इसमें यह देखना है, जो अभिकथन हमारा ए है, वो सेकंड जो कारण है, जो सेकंड कथन दिया गया वो उसका कारण है कि नहीं। ठीक है, तो प्रांतीय स्वायत्तता के बावजूद 1935 ने एक निश्चित क्षेत्र प्रांतों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण बरकरार रखा, बिल्कुल सही है। पहले हमें यह देख लें कि सही है कि नहीं, ये दोनों कथन ये सही है। दूसरा भी, क्योंकि विवेक से कार्य करने की आवश्यकता थी और गवर्नर जनरल के नियंत्रण और निर्देशों के तहत वह कार्य करना था, तो दूसरा सही है। तो ए और दो दोनों तो सही है। अब इसका स्पष्टीकरण ये है कि नहीं, ये हमें देखना है। तो बिल्कुल स्पष्टीकरण है, क्योंकि केंद्र सरकार का नियंत्रण बरकरार क्यों रखा, उसका कारण ये था कि गवर्नर को कुछ मामलों में अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता थी। ठीक है, ये इसका स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो ये क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटेन में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती थी। ठीक है, तो हमें इस अधिनियम का नाम बताना है कि कौन सा अधिनियम है। ठीक है, जिसने नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे बोला गया, उसकी स्थापना की। तो देखो, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, हमने इसमें देखा था, इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था। क्या बनाया गया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था, जैसे हम निदेशक मंडल भी बोल सकते हैं। अब जो ये निदेशक मंडल था, ये जो निदेशक मंडल था, कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को इससे देना आवश्यक कर दिया। ठीक है, ये कंपनी की एक गवर्निंग बॉडी थी। लेकिन इसके बावजूद भी जब ब्रिटिशर्स को लगा कि उनका कंट्रोल सही नहीं है और वो फिर भी सही से रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने एक नया एक्ट बनाया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। और इसमें जो निदेशक मंडल था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उसको
व्यापारिक मामले के अधीक्षण की अनुमति मिली, इनको व्यापारिक मामले देखने को बोला गया, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ठीक है। और एक नया विभाग बनाया गया, या फिर बोल सकते हैं एक मैनेजमेंट के लिए एक नया बोर्ड बनाया गया, जिसे हमने नियंत्रण बोर्ड या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला गया, ठीक है। बोर्ड नियंत्रण बोर्ड बनाया गया। और इस नियंत्रण बोर्ड को एक जो एक कंपनी के नागरिक सैन्य और राजस्व मामले थे उनको पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो कंपनी के जो भी व्यापारिक मामले थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैंडल कर रहे थे, और कंपनी के जो सैन्य राजस्व मामले थे उनको नियंत्रण बोर्ड हैंडल कर रहा था। तो जितने भी राजनीतिक मामले थे वो नियंत्रण बोर्ड हैंडल कर रहा था उस टाइम। तो इसका सही आंसर रहेगा बी, फिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जोड़ियां मिलाना है। सूची 1 दी गई है और 2 दी गई है, उनको सम्मिलित करना है, ठीक है। सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट है और ये सेकंड है, देख लीजिए आप, क्योंकि हम ये सब पढ़ चुके हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा था थीम रिपीट होती है, वही थीम है जो कि रिपीट होती है बार बार। अब क्वेश्चन भी उनमें से आते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना हमने अभी देखा है। ये नियंत्रण परिषद की स्थापना जो हुई थी ये इट्स इंडिया एक्ट में हुई थी, ठीक है, 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये भी हमने देखा था, नियामक अधिनियम जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो दी गई थी वो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा दी गई थी। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर एक्ट 1833 में हुई थी, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर क्या हो गया, ए का सेकंड, ठीक है, बी का फर्स्ट, देन सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। तो आंसर होगा बी। इंग्लिश मिशनरियों को कार्य करने की अनुमति 1813 में मिली थी, क्योंकि यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो उसकी जो मोनोपोली थी, जिसको हम एकाधिपत्य बोलते हैं, एकाधिकार बोलते हैं, वो यहाँ पे समाप्त कर दिया गया, राइट। ये किस किस को छोड़ के, अभी एंड चाय की खेती को छोड़ के, किसके साथ, चाइना के साथ। तो इस टाइम चाइना के साथ बहुत ज्यादा व्यापार होता था, ठीक है, इनमें शेयर बहुत ज्यादा था पीछे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ये भी हम लास्ट क्लास में देख चुके थे, ये वाला बजट पर बहस करने का, मतलब क्वेश्चन दूसरा था, बाकी हमने डिस्कस किया था, देखिए। तो भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 एंड भारत शासन अधिनियम 1919। तो देखो, किस अधिनियम के अंतर्गत बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो बजट पर बहस करने की जो शक्ति थी वो 1892 में प्राप्त हुई। तो उसका सही आंसर क्या हो गया, 1892, 1892। अब बजट पर बहस करने की शक्ति तो प्राप्त हो गई थी 1902 में, लेकिन आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति कहाँ से बनी, किस अधिनियम से प्राप्त हुई। तो पूरक प्रश्न पूछने की जो अनुमति थी वो 1909 में प्राप्त हुई। अब 1909 में आप पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते थे, ठीक है, बजट पर संकल्प भी रख सकते थे। वो इसका जो दायरा है दोनों स्तरों पर विधान परिषद के चर्चा कार्यों तक बढ़ाया गया, इसका दायरा बढ़ाया गया, क्योंकि 1992 में सिर्फ आप बहस कर सकते थे लेकिन कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, ठीक है। लेकिन 1909 में आके पूरक प्रश्न पूछ सकते थे आप सप्लीमेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, इससे पहले अभी हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ये संविधान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कर रहे थे हम, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसमें एक्ट क्या थे, ठीक है, ये हम वहां से डिस्कस कर रहे हैं। अब जो ये क्वेश्चन आए हैं, जो नए नए क्वेश्चन आए हैं अभी,
ये जो क्वेश्चन है, ये नया टॉपिक है हमारा, संविधान का निर्माण, कि संविधान का कैसे निर्माण हुआ। ठीक है, ये है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। ये यहाँ से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है? ये यहाँ से किस तरह क्वेश्चन अगर वो पूछता है इस टॉपिक से, तो किस तरह से बन सकते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है, देख लेनी। स्वराज पार्टी 1934, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग 1942 में और सर्वदलीय सम्मेलन 1946। इसका सही आंसर रहेगा स्वराज पार्टी 1934 में। इसके द्वारा किया गया था 1934 में, ये थे सैर टैग रॉय। इनके द्वारा 1934 में ये रखा गया था, ये वामपंथ आंदोलन के नेता थे। वामपंथ आंदोलन के नेता थे, लेफ्टिस्ट थे उस टाइम पे, ये कांग्रेस से अलग नेता थे। तो इन्होंने संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया। इन्होंने जब विचार प्रस्तुत किया 1934 में, उसके बाद 1935 में, 1935 में कांग्रेस ने पहली बार विचार रखा संविधान सभा का। कांग्रेस ने पहली बार विचार रखा, ठीक है, संविधान सभा के गठन की मांग की पहली बार आधिकारिक रूप से। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब रखी आधिकारिक रूप से, सो 1935 में। और किसने रखी, तो 1935 में मांग रखी। फिर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की, उन्होंने, कि स्वतंत्र भारत के संविधान का जो निर्माण होगा, संविधान की मांग वो कर दी। और जो संविधान का निर्माण होगा वो व्यस्त मताधिकार के आधार पर होगा, व्यस्त मताधिकार के आधार पर होगा। वो 1938 में घोषणा की, ठीक है, व्यस्त मताधिकार के आधार पर होगा। व्यस्त मताधिकार द्वारा चुनी गई जो संविधान सभा है, उसके आधार पर संविधान सभा की रचना होगी। ये दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अभी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने देखा। तो या भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया, क्रिप्स मिशन के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत। तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखो इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। देखो 1938 में व्यस्त मताधिकार की बात हो गई थी। उसके बाद इस मांग को ब्रिटिश सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था। ब्रिटिशर्स ने मान लिया था कि ठीक है, हम व्यस्त मताधिकार मतलब हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे, आपको अनुमति देंगे। तो इसके लिए 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव। फिर उसके बाद आता है 1942 में क्रिप्स मिशन, जो कि हमने अभी देखा था, क्रिप्स मिशन। ये जो मिशन आए थे वो चाहते थे कि ब्रिटिश जो भारतीय हो ब्रिटिशर्स की सहायता करें वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने में, क्योंकि तो उस टाइम पे जापान का संकट आ गया था भारत में, तो उनकी सहायता करें। तो इसके लिए ये दो एक्ट लाए गए थे या दो प्रस्ताव लाए गए थे, ताकि भारतीयों की सहायता मिल जाए, उन्हें जो भारतीय नेता है उनकी सहायता मिल जाए। ठीक है, अब क्रिप्स मिशन को क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने मना कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्यों मना कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो इंडिपेंडेंट हिस्सों में बांट दिया जाए, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, और जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हो, तो इसलिए क्रिप्स मिशन पास नहीं हो सका। फिर भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया 1946 में। 1946 में एक कैबिनेट मिशन आया, और इस कैबिनेट मिशन ने जो दो संविधान सभा की मांग की थी मुस्लिम लीग ने, वो ठुकरा दी और एक ऐसी संविधान सभा की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को भी संतुष्ट कर दिया था उस टाइम पे। तो 1986 के कैबिनेट मिशन के सुझाव पर नवंबर 1946 को स्थापना हुई संविधान सभा की, जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य भी थे और कांग्रेस के सदस्य भी थे। लेकिन जो फर्स्ट बैठक हुई थी
फर्स्ट बैठक में मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया और उसके बाद फिर बातें आगे बढ़ी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे संविधान सभा? तो बीटी कृष्णाचारी, टीटी कृष्णाचारी, फ्रैंक एंथनी, एससी मुखर्जी। तो इसका सही आंसर है फ्रैंक एंथनी। ठीक, देखो 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई और सबसे पहले इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना 9 दिसंबर को। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और जो अस्थायी उपाध्यक्ष थे वो थे फ्रैंक एंथनी। ठीक है, इसके बाद में जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अध्यक्ष थे जो कि स्थायी अध्यक्ष थे, और उसी प्रकार डॉक्टर एस सी मुखर्जी जो कि ये दिए गए हैं, और जो बीटी कृष्णाचारी थे ये उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। ठीक है, और दूसरे या तो अपन ये कहते हैं 2 उपाध्यक्ष थे, एस सी मुखर्जी और बीटी कृष्णाचारी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 2 उपाध्यक्ष थे संविधान सभा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। वो भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कौन से कथन सही है? पहला आता है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है और पूर्वोत्तर राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो नीचे दिए गए ऑप्शन है, इनमें से आपको सही उत्तर का चयन करना। तो आप देख लीजिए। देखिए, जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो संविधान सभा की जो बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, और इसमें कई हद तक संविधान का जो ढांचा था और जो दर्शन था कि हमें किस तरह का संविधान चाहिए वो बताया गया था उसमें उद्देश्य प्रस्ताव में। तो अब इसमें पूछा है कि कौन से कदम सही है। तो पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया जो कि संविधान के निर्माण पर असर था जिसका, बिल्कुल, क्योंकि संविधान का दर्शन झलकता है इसमें कि किस तरह संविधान की संरचना होगी, वो कई हद तक इसमें बता दी थी। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बिल्कुल, संविधान सभा के। अब संविधान सभा को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, बिल्कुल, क्योंकि वो बोलता है वी आर द पीपल, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रस्तावना हम देखेंगे आगे, तो संविधान सभा, तो संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, हम भारत के लोग। ठीक है, फिर फोर्थ, भारत के मुखिया का लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं। अब भारत का मुखिया कौन है? प्रेसिडेंट, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब प्रेसिडेंट का चुनाव हम जाके तो नहीं करते, हमारे द्वारा चुने गए विधायक, सांसद, उनका चुनाव करते हैं। तो ये प्रत्यक्ष चुनाव न होके अप्रत्यक्ष चुनाव है। क्या है? आप प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, विधायकों और सांसदों के द्वारा। तो कौन सा सही रहेगा इसमें? फोर्थ तो गलत हो गया। अब जब फोर्थ गलत हो गया तो ये गया, फोर्थ गया, चारों तो होंगे नहीं, हमारा ये निकल के आता है सही, बहुत हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आता है भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? देखिए आप कितने अधिवेशन हुए। तो देखो, भारतीय संविधान को बनाने में जो टोटल टाइम लगा था वो
2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे तो, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अब इसमें कुल 11 बैठकें होती हैं, 11 बैठकें हुई थी, ठीक है। और 11 बैठकों के बाद हमारा संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950, और 26 जनवरी को तो ये लागू हो गया था, ठीक है। तो टोटल जो अधिवेशन हुए थे हमारे संविधान के 12 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। और लास्ट बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो बिल्कुल भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और पूरा कब हुआ अगर ये क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान कब बना, तो ये बनाया 26 जनवरी 1949 को, ये बन गया। बाकी जो लागू हुआ 1950 में। तो जब इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने पर निर्णय किस लिए किया गया, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को तो लागू हो गया था ये, मतलब बन गया था, लेकिन लागू इसे 26 जनवरी 1950 को क्यों किया, या बोल सकते हैं 26 जनवरी को ही क्यों इसे लागू किया? तो इसके पीछे क्या उद्देश्य था देख लिया। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया था, यह एक शोभन था उपयुक्त में से कोई। इसका सही आंसर रहेगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और इस दिन को यादगार रखने के लिए, इस दिन को यादगार रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये कथन है। दूसरा कारण, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो कौन सा सही है, आप देखिए स्पष्टीकरण क्या है। देखो, ग्रहित संविधान मतलब एडॉप्टेड, यानी इसको एडॉप्ट किया गया, इस संविधान को एक एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो बिल्कुल भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल हमारा संविधान जो है देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। कथन दोनों सही है, लेकिन क्या ए और क्या आर कथन का सही स्पष्टीकरण है? तो नहीं है। देश के संविधान की पूर्ति करता है, इसलिए करता है क्योंकि अडॉप्टेड है? नहीं, इसलिए पूर्ति करता है क्योंकि इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है और मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, और जो एक देश को चलाने के लिए जो भी मूलभूत नियम होते हैं वो इसमें दिए गए, मूलभूत नियम इसमें दिए गए, तो इसलिए ये देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक। तो आंसर होगा बी। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं। अब भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य, ये आंसर क्वेश्चन आता, ये पूछे जा सकते हैं। देखो, अब इसमें जो जो महिलाएं, आप ऐसा कर सकते हैं, जो भारतीय संविधान सभा में जो जो महिला थी उनके आप नाम ध्यान रख सकते हैं, और वो किससे रिलेटेड थी, किससे रिलेटेड थी, वो आप ध्यान रख सकते, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए किससे क्या रिलेटेड थी, कौन सी महिला। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी, तो इसका आंसर है 15। 15 महिलाएं सदस्य थी भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने संविधान का निर्माण देख लिया, ठीक है। इसका जो भी क्वेश्चन थे हमने देख लिए, बाकी और क्वेश्चन अगर आपको लगता है तो आप देख सकते। ये है सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम ये सोच रहे हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, यहाँ पे सैलिएंट फीचर्स है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, और ये हम धीरे धीरे पूरे टॉपिक कवर करते जाएंगे, इसमें जो भी टॉपिक रहेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसका जो भी PDF रहेगा वो आपको टेलीग्राम में लिंक पे मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।